हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का अपना मोटो रहेगा अवकलन। अवकलन क्या होता है? एक गणितीय संक्रिया ही होती है। जैसे अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं ना, वैसा ही एक ऑपरेशन आपका अवकलन है। ठीक है, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स रहेंगे, उनको एक बार पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फिजिकल एंटिटीज़ हैं अलग अलग प्रकार के, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अवकलज के लिए जाएंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक अचर राशि की। ठीक है, अचर राशि क्या होती है? ऐसी राशियां जो किसी भी भौतिक संक्रिया में भाग लें, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग, किसी भी गणितीय संक्रिया में भाग लें, तो उसका मान क्या रहता है? अपरिवर्तनीय रहता है। आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कोई भी पूर्णांक है, ये क्या है? एक अचर राशि है। पूर्णांक का मतलब जैसे वन है, आप वन लेते हो, तो वन को एक गणितीय संक्रिया में चाहे आप पार्टिसिपेट कराओ, वन प्लस वन, इसकी वन की वैल्यू कभी नहीं बदलने वाली। जैसे फाइव है, फाइव की वैल्यू हमेशा फाइव ही रहेगी। एट है, एट की वैल्यू एट ही रहेगी। ट्वेल्व है, ट्वेल्व की वैल्यू क्या रहेगी? ट्वेल्व रहेगी। पूर्णांक ले सकते हो, भिन्नांक ले सकते हो। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे पाई की बात कर सकते हो। पाई के लिए मैंने अभी प्रीवियस क्लास में ही आपको मान बताया, 22/7 बताया। ऐसे एक्सपोनेंटियल फंक्शन है ई, इसका भी मान आपको बताया हुआ है। ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? कॉन्स्टेंट रहती हैं। ऐसी राशियों को अपन क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं, कांस्टेंट फिजिकल एंटिटी बोलते हैं अपन। ठीक है, सेकंड, अब अचर की बात की है तो चर की बात करते हैं। चर को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का अर्थ क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी वैल्यू क्या करे? वेरी करे। एक ऐसी राशि जो भिन्न भिन्न मान ले सकती है, क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। चर राशि के लिए अपन बात करें, जैसे अपन अक्स डिफाइन करें, अक्स के लिए अपन वैल्यू जैसे वन भी कह सकते हैं। कहते हैं अपन मैथमेटिकल जो भी संक्रियाएं अपन गणितीय संक्रियाएं काम में लेते हैं, उनमें कहते हैं माना एक्स बराबर वन, एक्स बराबर टू, एक्स बराबर थ्री। तो यहाँ पे अक्स क्या है? एक चर राशि है, वेरिएबल फिजिकल एंटिटी है। ठीक है, चर और अचर दोनों में एक अंतर, मुख्य अंतर है ये कि अचर राशियों के किसी भी गणितीय संक्रिया में भाग लो, अचर राशियों के परिमाण या अचर राशियों की वैल्यू है ना, वो कभी बदलती नहीं है, अपरिवर्तनीय होती है। जबकि चर राशियों की वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मैंने बताया, कुछ भी आप चर ले सकते हो, अक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एक फलन की। फलन क्या होता है? फलन, फंक्शन, ये क्या होता है? जैसे अपन एक सिंपल सी बात करें कि यदि एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि पे निर्भर कर रहा है, तो जिस चर राशि के लिए आप बात कर रहे हो, जैसे y का मान अक्ष पे निर्भर कर रहा है, एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, y का मान अक्ष पर निर्भर कर रहा है। जैसे बहुत सारे गणितीय समीकरण अपन ने देखे, देखो यहाँ पे एक गणितीय समीकरण है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, x बराबर 3x² प्लस 7x+2। तो इसमें क्या है? y की वैल्यू x पे निर्भर करेगी। आप x का वैल्यू 1 लोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 1 3 रहेगा, 7 इंटू एक्स 1 लोगे तो क्या होगा? 7। तो x की वैल्यू 1 लेने पर देखो 3 + 7 + 2 12 हो गया y का वैल्यू। ऐसे ही x का मान आप 2 लोगे तो y का मान बदल जाएगा। ऐसे ही x का मान 3 लोगे तो y का मान बदल जाएगा। x का मान 4 लोगे तो y का मान बदल जाएगा। बात सिंपल सी है कि यहाँ पे y का मान निर्भर कर रहा है किस पे? x पे निर्भर कर रहा है। तो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं? y फलन है। y क्या है? एक फलन है, कहीं का? x का। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो ऊपर लिखा हुआ है y इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन के लिए f सब्सक्रिप्ट आपका सिंबॉलिक काम में लिया है और ब्रैकेट में लिख दिया x, मतलब y का वैल्यू कहीं पे निर्भर कर रहा है? x पे निर्भर कर रहा है। देखो यहाँ पे यही कहा हुआ है कि y इक्वल्स fx, मतलब y क्या है? x का एक फंक्शन है। और क्यों कहा है अपन ने ऐसा? क्योंकि y का मान x पर निर्भर कर रहा है। यदि एक चर राशि का मान या परिमाण दूसरी चर राशि पर निर्भर कर रहा है, तो जिसके ऊपर निर्भर कर रहा है वो तो चर राशि है, लेकिन जिसका मान निर्भर कर रहा है उसके लिए अपन क्या कहेंगे? जैसे y का मान अक्ष पे निर्भर कर रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं? y इज फंक्शन ऑफ अक्ष। y अक्ष के पदों में डिफाइन किया जा सकता है, अपन ऐसा कह सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने शब्दों में ली हुई है, क्या कह सकते हैं अपन? देखो
एक राशि y को चर अक्ष का फलन कहा जाता है। एक राशि y को चर अक्ष का फलन कहा जाता है यदि दिए गए अक्ष के प्रत्येक संगत मान के अनुसार y एक निश्चित मान अपन को देता है, उपलब्ध करवाता है। सिंपल सी डेफिनेशन कही है। देखो फिर से देखो क्या कह रहा है, एक राशि y है को चर अक्ष का फलन कहा जाता है यदि दिए गए अक्ष के प्रत्येक मान के संगत, यदि दिए गए अक्ष के प्रत्येक मान के संगत y एक निश्चित मान उपलब्ध करवाता है अपन को या देता है। सिंपल सी बात वही है जो मैंने पहले कही आपको, y का मान अक्ष के प्रत्येक संगत मान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया पहले से, यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या हो जाएगा 12, x का मान 2 लेते हो तो y का मान क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं कि y का मान निर्भर करता है अक्ष पे। ऐसे x का मान आप 3 लोगे तो y का मान डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, y इज फंक्शन ऑफ अक्ष। y क्या है, अक्ष के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, y अक्ष का फलन है। इसको आप लिखोगे कैसे, लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। लिखने का तरीका ये है y इक्वल्स एफ एक्स। बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, आप अवकलज की बात कर रहे हो, अवकलज को अपन डिनोट करते हैं ना, वो डी अपॉन डिफ्रेंसिएशन का डी अपन यूज कर रहे हैं। डिफ्रेंसिएशन के लिए अपन ने क्या कहा, ये क्या है, एक चर राशि के सापेक्ष दूसरी चर राशि में परिवर्तन के अनुपात को बताता है। देखो सिंपली अपने बात करें तो क्या कहा हुआ है इसके लिए, इसका फिजिकल मीनिंग है क्या, अपन क्या कह सकते हैं इसके लिए। फिजिकल मीनिंग देखो इसका, अवकलज का फिजिकल मीनिंग देखो। देखो फलन y चर अक्ष में अल्प परिवर्तन के अनुपात को, फलन y व चर अक्ष में अल्प परिवर्तन के अनुपात को y की अक्ष के सापेक्ष औसत परिवर्तन दर कहते हैं। अपन क्या कहेंगे, जैसे अपन नॉर्मली अपन बात करते हैं, अपन स्पीड का मतलब वेग का है, चाल का है, ये फॉर्मेशन मैथमेटिकली 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए जैसे उदाहरण के लिए बात करें, यदि कोई वस्तु डेल टी मतलब कुछ ना कुछ समय का परिवर्तन है, ठीक है, यदि कोई वस्तु डेल टी समय में डेल एस दूरी तय करती है तो वस्तु का औसत वेग अपन कैसे डिफाइन करेंगे। औसत के लिए एवरेज, देखो यहाँ पे औसत के लिए क्या एवरेज काम में लिया हुआ है, औसत के लिए क्या काम में लिया हुआ है, एवरेज काम में लिया हुआ है, वी एवरेज लिखा हुआ है, और इसको क्या लिखा हुआ है, वी एवरेज बराबर डेल एस अपॉन में डेल टी। औसत वेग को इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। पुनः यदि डेल टी समय में वस्तु का वेग में परिवर्तन क्या हो, डेल वी हो, तो औसत त्वरण को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, औसत त्वरण को कैसे डिफाइन करेंगे, डेल वी अपॉन में डेल टी। यहाँ से अपन को अवकलज का मीनिंग तो समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि किसी भौतिक राशि में अपन परिवर्तन की बात कर रहे हैं। एक भौतिक राशि में परिवर्तन होगा, अल्प परिवर्तन होगा, वो दूसरे के सापेक्ष होगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अदर अपन बात कर रहे हैं। यदि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो क्या है कि अपन एक भौतिक राशि के लिए बात कर रहे हैं, जैसे वेग में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन को अपन ने कैसे बताया, डेल टी के रूप में बताया। समय में भी परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन को अपन ने डेल टी के रूप में लिखा, वेग में परिवर्तन को अपन ने डेल वी के रूप में रखा। यही तो अवकलज है कि अवकलज एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जो एक भौतिक राशि में या एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष अल्प परिवर्तन को डिफाइन करती है। अब देखो अल्प परिवर्तन का मतलब क्या है, यहाँ पे डेल टी समय अंतराल जो आपने लिया है ना, इसमें परिवर्तन अल्प होना चाहिए। जैसे दूसरे स्टेप में अपन आते हैं, क्या कह रहे हैं, दूसरे स्टेप में देखो अवकलन का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक सिंपल सी बात कही है, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, इसका सीमांत मान डेल एक्स टेंड टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अर्थात एक लिमिट लगा रहे हैं कि डेल एक्स का वैल्यू क्या है, बहुत कम हो, 0 की तरफ अग्रसर हो। डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स के लिए लिमिट लगाई है। तो ये क्यों लगाई गई है, क्योंकि मैं अल्प परिवर्तन की बात कर रहा हूँ।
चर राशियों में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा? अल्प परिवर्तन होगा। तो मैं अल्प परिवर्तन की बात कर रहा हूं, तो डेल एक्स में परिवर्तन यदि आप अल्प लेोगे ना, तो डेल वाई में भी उतना ही अंतराल मिलेगा, तो डेल वाई में भी परिवर्तन क्या होगा? अल्प होगा। और इस अल्प परिवर्तन को कैसे? डिफ्रेंसिएशन के रूप में, अवकलज के रूप में अपन डिफाइन करते हैं, और यही तो है डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसके लिए आप क्या कहेंगे? वाई का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। बात समझ में आई? मैं क्या कर रहा हूं, एक चर राशि का दूसरी चर राशि के साथ सापेक्ष अल्प परिवर्तन। मैं क्या कर रहा हूं, y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। देखो मेरे मीनिंग्स, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या है? एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष अल्प परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जिसको अपन क्या कर रहे हैं? अवकलन के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या है? y का अक्ष के सापेक्ष अल्प परिवर्तन है, मतलब y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन है। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं, y का अक्ष के सापेक्ष अल्प परिवर्तन, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं क्या कह रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कह रहा हूं मैं? y का अक्ष के सापेक्ष अल्प परिवर्तन, मतलब क्या है? y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। बात समझ में आ गई? एक जो वर्ड है अवकलन, इसका मीनिंग क्या है? एक डिफरेंशिएशन के लिए डी अपन में यूज किया है, तो अल्प परिवर्तन को बताने के लिए y में भी अल्प परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? अक्ष में अल्प परिवर्तन के सापेक्ष। लिमिट आपने लगा दी डेल अक्ष टेंड टू 0, इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसको क्या अल्प के लिए, बहुत सूक्ष्म के लिए आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या है? y का अक्ष के सापेक्ष अवकलन। देखो शब्दों में भी इसी बात को डिफाइन किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? y की अक्ष के सापेक्ष अल्प का मतलब क्षण भर में, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस बात करूंगा मैं कि बस 5:05 और 1 सेकेंड पर क्या परिवर्तन है, बहुत इंस्टेंटेनियस, उसी टाइम इंस्टेंट पे कितना परिवर्तन हो रहा है। अल्प की बात इसी वजह से हो रही है। क्या कह रहा है? देखो अक्ष की y के सापेक्ष, सॉरी y की अक्ष के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर कहलाती है। अतः किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष अवकलन, किसी फलन का, मैंने कहा y क्या है? अक्ष का फलन है, y इज ए फंक्शन ऑफ अक्ष, y बराबर एफ एक्स अपन ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि y का मान निर्भर कर रहा है अक्ष के ऊपर। ठीक है, तो वही मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी फलन का आप जिस चर के पदों में वो फलन डिफाइन है उसके सापेक्ष आप अवकलन करते हो, वो क्या होगा? उस चर के सापेक्ष फलन में तात्क्षणिक परिवर्तन की दर कहलाती है। तात्क्षणिक मतलब उस टाइम इंस्टेंट पे परिवर्तन की दर कहलाती है। अल्प परिवर्तन तभी होगा जब अपन क्षण विशेष पर, तात्क्षणिक, क्षणिक का मतलब उस क्षण विशेष पे अपन बात कर रहे हैं। अल्प परिवर्तन की अपन बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। यदि अपन तात्क्षणिक वेग की बात करें तो तात्क्षणिक वेग को क्या कहोगे? औसत वेग की आप जब बात करते हो तो औसत वेग में एक समय अंतराल की आप बात करते हो कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो एक बड़े समय अंतराल की आप बात करो। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से देखो, आपके औसत वेग को आपने डिफाइन किया, औसत वेग को आपने डिफाइन किया, तो औसत वेग के लिए क्या था? औसत वेग के लिए क्या था? यहाँ पे देखो v एवरेज बराबर डी एस अपॉन में डेल एस अपॉन में डेल टी। इसका मतलब क्या है कि एक बड़े समय अंतराल में कितनी दूरी तय की करने, उसका अनुपात क्या कहलाता है? समय के सापेक्ष कितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है? उसका औसत वेग कहलाता है। एकांक समय में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ऐसे परिभाषा अपन ने दी है। तो यहाँ पे यदि एक बड़े समय अंतराल की बात कर रहे हैं तो अपन एक औसत मान की बात करेंगे, लेकिन यही समय अंतराल यदि अति सूक्ष्म हो, अल्प हो, तो उस सिचुएशन में अपन काय की बात करेंगे? उस सिचुएशन में अपन तात्क्षणिक की बात करेंगे, तात्क्षणिक वैल्यूज की बात करेंगे। तो औसत वेग को आपने डिफाइन किया v एवरेज बराबर डेल एस अपॉन में डेल टी, और इसी में यदि आपने शर्त लगा दी, क्या शर्त लगा दी? कि ये समय अंतराल डेल टी क्या हो? लिमिट डेल टी टेंड टू 0, ये समय अंतराल क्या हो? शून्य की ओर अग्रसर हो, मतलब ये समय अंतराल अति सूक्ष्म हो, तो यही मान काय में बदल जाएगा? तात्क्षणिक मान में बदल जाएगा। यदि अपन औसत वेग से तात्क्षणिक वेग को परिभाषित कर सकते हो, ऐसे औसत त्वरण से काय को परिभाषित कर सकते हैं अपन?
लिमिट लगा दी अपन ने डेल टी टेन टू जीरो इक्वल्स क्या हो जाएगा dv अपॉन में dt। ये औसत वेग और औसत त्वरण को अपन ने डिफाइन किया अवकलज के रूप में। यहाँ पे आप कहोगे क्या सर अवकलन कहाँ सीखे हम? अवकलन सीख चुके हो भाई आपको मैंने सिखा दिया। अवकलन क्या है कि वेग यहाँ पे दूरी में परिवर्तन, मतलब कण की स्थिति में परिवर्तन है काय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, लेकिन परिवर्तन कैसा है? अल्प परिवर्तन। यही तो अवकलन है। यहाँ पे क्या है? वेग में परिवर्तन है, काय के सापेक्ष है, समय के सापेक्ष है, लेकिन अल्प परिवर्तन है। उस अल्प परिवर्तन के लिए अपन ने यहाँ लिमिट डेल टी टेन टू जीरो यूज में किया है, यहाँ अल्प परिवर्तन को इंडिकेट करने के लिए, क्षण विशेष पर लेके आने के लिए क्या किया है? तात्क्षणिक मान अपन ने ज्ञात किए वेग और त्वरण के रूप में। अभी क्या है आप लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी नई हैं तो थोड़ा बहुत अटपटा जरूर लगेगा। जोड़ का मतलब क्या होता है? दो चर राशियां जैसे 5 + 5 उसको जोड़ दिया, 10 + 5 उसको जोड़ दिया, 15 हो गया। आप कहाँ से सीखे ये चीज़? भाई 5 + 5 10 होता है, कहाँ से सीखे? नॉर्मल सी बात है, एक गणितीय संक्रिया है। वैसे ही अवकलज भी क्या है? एक गणितीय संक्रिया है जिसका अपन भौतिकी में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जहाँ पे जोड़ क्या करता है? दो, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि 5 पेंसिल ले ली, फिर प्लस का चिन्ह लगा लिया, फिर 5 पेंसिल ले ली और सबको काउंट करवा के बराबर में आपको क्या लिखवा दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे बराबर के इक्वल क्या लिखवा दिया? 10। एक ऐसे ही प्रक्रिया आपका अवकलन है। कुछ नहीं है अवकलन, एक सिंपल सी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको अपन को क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है, समझना है कि किस तरीके से होता है। अल्प परिवर्तन को बता रहा है, ठीक है। एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष अल्प परिवर्तन को अवकलन बताता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, कुछ पहले थ्योरम्स देख लेते हैं अवकलन की। यहाँ फिजिक्स में आप मैथमेटिक्स की चीज़ को पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? वो मजबूरी है अपनी कि इनके अपने फिजिक्स में उपयोग रहते हैं। तो अपन जो थ्योरम्स डिफाइन की हुई हैं अवकलन की, उन थ्योरम्स को अपन समझ लेते हैं कि कैसे ये हेल्पफुल रहती हैं अपने लिए। देखो इनको डायरेक्ट अपन को याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई नियतांक है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? अवकलन कर रहे हो। डी अपॉन में डी एक्स, आपका चर अक्ष के सापेक्ष एक नियतांक का अवकलन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। एक आसान सा कंसेप्ट है जो भौतिकी में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। यदि आपका क्या है? c एक नियतांक है, यदि c क्या है? एक नियतांक है, तो उस सिचुएशन में यदि c क्या है? एक नियतांक है, तो उस सिचुएशन में इसका किसी भी चर के सापेक्ष आप अवकलज ले लो। एक नियतांक का अवकलज हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ध्यान रखना, एक नियतांक जैसे 5 का अवकलज क्या होगा? 0। 10 का अवकलज क्या होगा? 0। पाई का अवकलज क्या होगा? 0। एक्सपोनेंट फंक्शन का अवकलज क्या होगा? 0। एक कांस्टेंट का अवकलज हमेशा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। दूसरी थ्योरम की अपन यदि बात करें तो ये है, जैसे एक चर राशि है आपकी y, दूसरी चर राशि है u, और इससे मल्टीपल हो रखा है एक चर जहां अचर किसको बोलते हैं? नियतांक को ही अचर बोलते हैं ना, नियतांक कांस्टेंट। या जहां c क्या है? एक नियतांक है। तो यहाँ क्या रखा है? u क्या है? अक्ष का फलन है। तो आपने क्या किया? अवकलन किया dy अपॉन में dx। इसका आप अवकलन करोगे तो पूरे फलन का ही अवकलन होगा। y की जगह आपने क्या रख दिया? देखो cu रख दिया। लेकिन c क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, एक अचर है, तो ये क्या हो जाएगा? अवकलज से बाहर हो जाएगा। आगे इसने क्या कहा है? u बाहर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि u अक्ष का फलन है और आप अक्ष के सापेक्ष ही क्या कर रहे हो? अवकलन कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में नियतांक क्या होते हैं? अवकलज से बाहर आ जाते हैं, अवकलन से बाहर आ जाते हैं। ध्यान रखना, इस थ्योरम में क्या सीखा गया? देखो पहली थ्योरम में आपको क्या सिखाया गया कि किसी भी नियतांक का अवकलन क्या होगा? किसी भी नियतांक का अवकलन 0 होगा, ठीक है। दूसरे में क्या सिखाया जा रहा है? यदि किसी भी फंक्शन के साथ कोई नियतांक गुणा में है, कोई नियतांक क्या है? गुणा में है, तो गुणा में है तो वो नियतांक आपका अवकलन से बाहर आ जाएगा। आप इसको d अपॉन में dx c इंटू यू लिख रहे हो ना, तो इसको आगे आप कैसे लिख सकते हो? c
गुणा में डी यू अपॉन में डी एक्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन यदि हो रहा है आपका, नियतांक यदि आपका चर के गुणा में है तो नियतांक आपका बाहर आ जाएगा गुणा से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे फंक्शन की बात करते हैं अपन। तीसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि तीन फलन या तीन पदों के रूप में आपका फलन डिफाइन किया हुआ है, जैसे y बराबर u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू, ऐसे यदि किसी फंक्शन का आपका या ऐसे किसी फलन का आपको अवकलन करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, जहां देखो क्या बताया हुआ है u v w तीनों क्या है, अक्ष के फलन है, मतलब तीनों का अवकलन होगा। वही एक सिंपल सा मैथमेटिकल का जो गुणा का फॉर्मेशन है, जैसे आपने अवकलन किया डी वाई अपॉन में डी एक्स का, तो इसके लिए हुआ क्या, y का मान रख दिया, पहले तो डी वाई अपॉन में डी एक्स था तो y का मान रख दिया, फिर इसका देखो ये d अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स क्या हो रहा है, ये तीनों के साथ डी यू अपॉन में डी एक्स, डी वी अपॉन में डी एक्स और डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, ये तीनों फलनों का अलग अलग क्या कर दिया, इसने अवकलन कर दिया है, ठीक है। u का अलग से अवकलन कर दिया, v का अलग से अवकलन कर दिया और w का अलग अलग से अवकलन कर लिया, और बीच बीच में यहाँ पे जो आपके ये साइंस थे ना, ये साइंस, ये प्लस माइनस के, यहाँ पे देखो ये साइंस वैसे के वैसे ही हैं, इनको किसी ने नहीं छेड़ा है, तो दिक्कत कहीं नहीं है। जैसे प्लस है तो प्लस रख लो, माइनस है तो माइनस रख लो, लेकिन हाँ यहाँ जो इस थ्योरम के अंदर सिखाया गया वो क्या है, यदि एक चर के पदों में तीन फलन हैं आपके प्लस माइनस के अंदर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस अवकलज को क्या कर दो, उस अवकलज को आप अलग अलग कैलकुलेट कर लो, और जो बीच में चिन्ह है प्लस है तो प्लस यूज कर लो, माइनस है तो माइनस यूज कर लो। आई होप समझ में आ गया होगा ये बात आपको। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहा गया है, नेक्स्ट थ्योरम में बताया गया कि यदि दो फलन जहां u और v क्या है, अक्ष के फलन है, यदि दो फलन गुणा में हो, यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ दो फलन गुणा में y बराबर u v, तो उस सिचुएशन में जहाँ u और v क्या है, अक्ष के फलन है, दो फलन यदि गुणा में है तो कैसे करें, पहले प्रथम फलन को छोड़ दो, देखो इसमें यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो, डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई का मान रख दिया, प्रथम फलन को बाहर रख लिया, ठीक है, और दूसरे फलन का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, u dv अपॉन में dx, फिर प्लस था बीच में, नहीं था, मल्टीपल में है तो ध्यान रखना, मल्टीपल में है यहाँ तो ध्यान रखना क्या काम में लेना पड़ेगा अपन को, क्या काम में, यहाँ मल्टीपल में है तो साइन बीच में काहे का काम में आएगा, यहाँ पे साइन प्लस का काम में आएगा, ध्यान रखना इस बात का विशेष। देखो किया क्या इसमें, इसमें किया ये है कि प्रथम फलन को बाहर रख दिया और दूसरे फलन का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, प्लस दूसरे फलन को बाहर रख दिया और प्रथम फलन का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, प्रथम फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन, प्लस दूसरा फलन बाहर हो गया और प्रथम फलन का क्या हो गया, अवकलन हो गया। ये थ्योरम बता रही है अपन को कि यदि दो फलन गुणा में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उसका अवकलन अपन कैसे करेंगे, उसका अवकलन कैसे करेंगे, प्रथम फलन को बाहर रख लेंगे, दूसरे फलन का अवकलन कर देंगे, प्लस दूसरे फलन को बाहर रख लेंगे और प्रथम फलन का क्या कर देंगे अपन, अवकलन कर देंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांचवा थ्योरम क्या कहता है अपन को, यहाँ पे गुणा में नहीं है, दो फलन काय में है, भाग में है, डिवीजन में है, u बटा में v, y बराबर क्या है, u बटा में v, जहाँ पे u और v दोनों क्या हैं, अक्ष के फलन है, दो फलन है आपके बटा में है, ठीक है। अब चलो इसका भी सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम, क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना, मल्टीप्लिकेशन, हालांकि ये थ्योरम्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता रहा हूँ, ये फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी इनको काम में लेना पड़ेगा, तो जरूरी है इनको याद अपन कर लें, समझ लें और याद अपन कर लें। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यदि दो फलन आपके कैसे हैं, दो फलन आपके बटा में है, भाग में है, तो उस सिचुएशन में अपन कैसे सॉल्व करेंगे, y का मान रख दिया, देखो यहाँ पे ये क्या है, v आपका, ये दूसरा फलन है, इसको बाहर रखा अपन ने, और प्रथम फलन का क्या कर दिया अपन ने, प्रथम फलन का अवकलन कर दिया, प्रथम फलन का क्या कर दिया अपन ने, अवकलन कर दिया, माइनस
अब क्या है, ये दूसरा या पहला फलन है और दूसरे फलन का आपने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको आप क्या कह सकते हो, देखो, और बटा में क्या किया, जो नीचे वाला फलन है ना उस फलन का आपने वर्ग कर दिया। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, अंश बटा में हर। तो अंश बटा में हर, दो फलन, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। आप क्या कर सकते हो, हर को लिख दिया आपने, देखो हर को लिख दिया v और अंश का आपने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। इसके बाद क्या किया आपने, माइनस चिन्ह लगाए, माइनस चिन्ह ही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, माइनस अंश का आपने ऐसे ऐसे लिख दिया और आपने हर का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया और बटा में हर का क्या कर दिया, वर्ग कर लिया। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। यदि अंश और हर के रूप में यदि आपका फलन विद्यमान है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, हर को लिखा, अंश का अवकलन कर दिया, माइनस फिर क्या किया, अंश को लिख दिया और हर का अवकलन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और बटा में क्या कर दिया, हर का वर्ग कर दिया। ध्यान रखना, प्रथम फलन और दूसरा फलन यदि अनुपात में है तो आप क्या करोगे, दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो। दूसरे फलन का आपने मान ऐसे कैसे रखा है और प्रथम फलन का आपने अवकलन कर दिया, फिर प्रथम फलन माइनस लगा के प्रथम फलन और दूसरे फलन का क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, दूसरे फलन का बटा में क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। भाग का फॉर्मूला थोड़ा सा है लेकिन याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो अभी अपन बात करते हैं, ये और भी कॉमन फॉर्मूला है। जैसे आपका क्या है, y बराबर x की पावर n, मतलब चर अक्ष पे पावर है n, जहाँ पे n क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब क्या है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, अक्ष n का मान माइनस में भी हो सकता है, -1, -2, -3, -4, और प्लस में भी हो सकता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, यदि जीरो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्ष का पावर जीरो हो गया, 1, y बराबर 1 है तो इसका अवकलन करते ही तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो, एक कॉन्स्टेंट हुआ तो dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अक्ष की पावर जीरो नहीं रहेगी, अक्ष का पावर माइनस में कुछ भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, और अक्ष का मान n का मान माइनस में भी कुछ हो सकता है और n का मान प्लस में भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे के लिए अपन अवकलज कैसे निकालें, देखो dy अपॉन में dx किया है, d अक्ष की पावर n किया है, तो घात क्या आ गई, n जो पावर है वो आगे आ गई। इसमें देखो n क्या पावर है वो आगे आ गई और अक्ष की पावर n की पावर में से क्या हो गया, एक कम हो गया, n अक्ष की पावर n-1, पावर या घात जो भी होगी वो आगे आ जाएगी और एक घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये 6 थ्योरम्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली, इन पे बेस कुछ एग्जांपल्स भी अपन देख सकते हैं। चलो एग्जांपल्स के लिए जाते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे पहले एग्जांपल की अपन बात करें, y बराबर रूट के अंदर अक्ष। ठीक है, y रूट के अंदर क्या है, अक्ष, y फलन है अक्ष का, मैं कह सकता हूँ y फलन है अक्ष का, मैं कह सकता हूँ क्योंकि अक्ष के ऊपर y का मान निर्भर करेगा और रूट के अंदर अक्ष है, रूट को आप अक्ष की पावर 1/2 भी लिख सकते हो। चलो इसका आपको dy अपॉन में dx ज्ञात करना है, मतलब अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या किया है, dy अपॉन में dx, अक्ष की पावर 1/2 इसको लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या कहा, घात आगे आ जाएगी, तो 1/2 घात आगे आ गई, देखो यहाँ पे 1/2 घात आगे आ गई, और घात जितनी भी थी 1/2 उसमें से -1 किया है, तो -1 किया तो क्या बचा, 1/2 आगे है, अक्ष की पावर -1/2। भाई आधे में से -1 करोगे तो क्या होगा, माइनस का आधा है तो बचेगा, माइनस अक्ष की पावर -1/2 क्या हो जाएगा, बटा में नीचे जाके अक्ष की पावर 1/2 हो जाएगा, अक्ष की पावर 1/2 को आपने क्या लिख दिया, रूट एक्स लिख दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट वन इसका देखो सॉर्ट आउट करना है प्रॉब्लम। कैसे करोगे आप, आपको अक्ष की पावर रूट है तो इसको पावर 1/2 लिख सकते हो। मैंने क्या कहा, घात का अवकलन कैसे करते हैं, जो भी घात होती है वो आगे आ जाती है, तो 1/2 आगे आ गया, और घात में से -1 करना है, तो पावर 1/2 थी, अक्ष की पावर 1/2 -1 आपने कर दी है। इसके बाद देखो
आधे में से एक माइनस होगा तो माइनस का 1/2 ही बचेगा, ये बच गया। अब इसको सिंपल करके लिखना है आपको, x की पावर माइनस में कुछ है तो बटा में जाएगा, तो 1 बटा में x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 को √x आप लिख सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। चलो सेकंड देखते हैं आप, इसमें देखो सेकंड में देखो y बराबर क्या दे रखा है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 और ये 7। ये प्लस वाला फलन जो आपका तीसरा जो आपने थ्योरम सीखा था ना कि 3 फलन यदि प्लस में है या माइनस में है तो क्या करोगे, आपका अवकलज अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे क्या है देखो, dy अपॉन में dx ज्ञात करना है, तो पहले तो y का मान रख दिए ब्रैकेट में पूरा का पूरा, फिर आपका d अपॉन में dx देखो x की पावर 5 के साथ गुणा हो गया, प्लस है ही बीच में, फिर x की पावर 4 के साथ गुणा हो गया, फिर प्लस है ही बीच में, फिर इसके साथ गुणा हो गया। तो अब सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे घात, जब यहाँ पे आप बात करोगे ना, जब यहाँ पे आप बात करोगे तो घात आगे आएगी, 5 घात आगे आ गए तो 5 और 1 घात कम कर दो तो 5 x की पावर 4 बचेगा, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, यहाँ इसके बाद देखो x की पावर 4 है, घात आगे आ जाएगी, प्लस है, प्लस हो गया, 4 आगे आ गया और 1 घात कम कर दो तो 4 x की पावर 3 हो गई। और साथ क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलज मैंने क्या बताया आपको, 0 होता है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, dy अपॉन में dx क्या आ गया, 5 x की पावर 4 प्लस 4 x की पावर 3। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। चलो अभी थर्ड को देखते हैं। थर्ड को भी देख लो। थर्ड क्या कह रहा है देखो, यहां वही सेम सिमिलर है, x y बराबर x की पावर 2 है, एक घात आगे, ये घात आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4 x की पावर माइनस 1/2 है, 2 है तो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 x की पावर माइनस 1/2 है, माइनस 1 और होगा। देखो इसको 1/1, पहले तो y का अपन ने यहाँ मान रखा, ये पूरा का पूरा मान रख दिया, अवकलज आपका अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, और माइनस था, देखो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ माइनस होने की वजह से यहाँ पे भी क्या है, माइनस ही आया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अलग अलग अवकलज करोगे तो क्या होगा, अलग अलग अवकलज करोगे तो ये तो हो गया 2x, इसका अवकलन हो गया, इसका पावर 1/2 माइनस का आगे आ गया देखो, और एक माइनस 1/2 में से माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो गया, फिर -3 तो था ही, पावर क्या है इसकी, x की पावर -2, तो आगे आ गया देखो, और x की पावर -2 और -1 x की पावर -3 हो गया। सॉल्व करके लिखा तो 2x, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, और माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 x की पावर -3/2 है, और यहाँ पे माइनस ये आगे आएगा ना, 3 से 2 गुणा हो जाएगा 6, और माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस हो गया देखो, और 6 x की पावर -3 हो गया। आई होप आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ये 3 करवाए हैं ना, ये आपको समझ में आए होंगे, और जो प्रमेय है आपकी अवकलज की, उनका उपयोग करना आप लोगों ने सीखा होगा। यदि नहीं हुआ तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करें, प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप फिर से समझें उसको जो मैंने समझाया है। ऑनलाइन क्लासेस का, वीडियोस का यही तो फ़ायदा है कि आप कितनी भी बार, आप 500 बार देखो, इसको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है, फिर से कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है अवकलन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। ये भी एक गणितीय संक्रिया है जो अल्प परिवर्तन को बताती है। ठीक है, जैसे अपन ने 5 + 5 करना सीखा, वैसे ही अपन को d अपॉन में dx, जिस चर के सापेक्ष आपको परिवर्तन देखना है वो परिवर्तन अपन को सीखना है। चलो अब ये तो हो गया, अब अपन को क्या करना है, कुछ गणितीय त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, उन त्रिकोणमितीय फलनों के साथ भी अपन परिवर्तन को देखेंगे। अल्प परिवर्तन किस प्रकार होता है, उस अल्प परिवर्तन को अपन देखेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं देखो, त्रिकोणमितीय फलन हो गए आपके
लघुगणकीय फलक हो गए या चरघातांकी फलन है, इनके साथ अवकलज अपन कैसे देखते हैं, अल्प परिवर्तन कैसे देखते हैं। देखो यदि आप साइन अक्ष का अवकलन करोगे, डी अपॉन में डी एक्स करने का मतलब है कि आप अवकलन कर रहे हो। साइन अक्ष का अवकलन करोगे तो याद रखना क्या होगा, कोस अक्ष। कोस अक्ष का आप अवकलन करोगे तो ये क्या होगा, माइनस का साइन अक्ष। और डी बाई अपॉन में डी एक्स टेन अक्ष का करोगे तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर अक्ष। ऐसे ही कोट अक्ष का करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर अक्ष। कुछ देखो सिमिलरिटीज हैं, यहाँ पे आपने साइन अक्ष का अवकलन किया कोस अक्ष का अवकलन किया तो साइन अक्ष लेकिन माइनस के साथ। यहाँ पे आपने टेन एक्स का अवकलन किया तो सेक स्क्वायर एक्स, और कोट अक्ष का अवकलन किया तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ एक में प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है, टेन के साथ प्लस आ रहा है अवकलन कर रहे हो तो यहाँ कोट के साथ माइनस आ रहा है। ठीक है, सेक एक्स का अवकलन कर रहे हो तो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, और कोसेक अक्ष का अवकलन करोगे तो देखो फिर से माइनस के साथ आ गया, माइनस कोसेक अक्ष कोट एक्स। ठीक है, ऐसे यदि आप लोगरिथमिक फंक्शन का आप करते हो अवकलन, डी वाई अपॉन में डी एक्स करोगे काहे का, डी वाई अपॉन में डी एक्स करोगे आप काहे का, लोग ई बेस एक्स का, तो ये क्या होगा, एक बटा एक्स। बेस क्या है यहाँ पे ई, ध्यान रखना लोग में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बेस का वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लोग ई बेस एक्स है तो इसका अवकलन क्या होगा, वन अपॉन में एक्स। यदि ई बेस में नहीं होता ना तो उसको पहले ई बेस में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं अपन, अवकलन करते हैं। फिर देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे ई की पावर अक्स का अपन अवकलन करेंगे तो ई की पावर अक्स ही होता है। ठीक है, और यदि आप ई की पावर अक्स के साथ कुछ कांस्टेंट हो, जैसे ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई की पावर ए एक्स, तो कांस्टेंट मैंने क्या कहा, घात में जो भी कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, लेकिन यहाँ घात परिवर्तित नहीं होगी। यहाँ पे क्या फलन के अंदर फलन है, ई की पावर ए एक्स है तो ई की पावर ए एक्स एक फलन है, और फलन के अंदर फलन मतलब ए एक्स भी क्या है, एक फलन है, और इस दूसरे वाले फलन के अंदर अक्स के साथ ए काय में गुणा में। और मैंने क्या कहा, कोई भी जो कांस्टेंट होता है, ए क्या है, कांस्टेंट है, अक्स के साथ गुणा में, तो वो अवकलन से बाहर आ जाया करता है। तो यहाँ ई की पावर अक्स का अवकलन ई की पावर अक्स हुआ, ई की पावर ए एक्स का अवकलन भी ई की पावर ए एक्स होगा। देखो आगे वाले को देखो, लेकिन फलन के अंदर दूसरा फलन है ए एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, ए तो बाहर आ जाएगा और अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो ए ही बचेगा। तो ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, इसका अवकलन क्या हुआ, पहले तो ई की पावर ए एक्स, और फिर क्या हुआ, फलन के अंदर फलन दूसरा कौन सा है, ए एक्स बैठा है, तो ए एक्स का अवकलन क्या होगा, अक्स के सापेक्ष, ए तो नियतांक है तो बाहर आ गया, और अक्स का क्या हो गया, एक हो गया, तो बचा क्या, ए गुणा में ई की पावर ए एक्स। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपके यूज हुए। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अवकलज से जुड़ा हुआ, जो आपके नीट के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम मान पूछे जाते हैं किसी भी भौतिक राशि, बल है बल के साथ पूछ लेते हैं, वेग है वेग का अधिकतम मान बताइए, वेग का न्यूनतम मान बताइए, त्वरण का अधिकतम मान बताइए, त्वरण का न्यूनतम मान बताइए, बल का अधिकतम मान बताइए, बल का न्यूनतम। किसी भी भौतिक राशि के साथ अधिकतम और न्यूनतम मान पूछ लेते हैं आपके। तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, आपको वही चीज़ सीखनी है, बेसिक चीज़ है लेकिन बड़े काम की चीज़ है। चलो आते हैं उसी चीज़ के लिए, निम्निष्ट और उच्चिष्ट की बात करेंगे अपन। फलन का उच्चतम, कोई भी फलन है उसका उच्चतम और न्यूनतम मान क्या होगा उसकी बात करेंगे अपन। फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान क्या होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ग्राफ के अंदर मैं कुछ प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ कि y का मान निर्भर कर रहा है काय के ऊपर, x के ऊपर निर्भर कर रहा है, अक्ष के ऊपर। ठीक है, यहाँ इसका y का कुछ मान ऐसा होगा जो न्यूनतम होगा अक्ष पे, हालांकि y के जितने भी वैल्यूज होंगे वो अक्ष पे निर्भर करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं y अक्ष का फलन है तो y के जितने भी मान है वो अक्ष पे निर्भर करेंगे, लेकिन अक्ष के किस मान के लिए y का मान न्यूनतम होगा और y के किस मान के लिए, अक्ष के किस मान के लिए y का मान उच्चतम होगा। ये बात अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। क्या कह रहे हैं, देखो कुछ नहीं, ग्राफ समझ में आ गया होगा। अक्ष के किसी न किसी मान के लिए y का मान न्यूनतम होगा और अक्ष के किसी न किसी मान के लिए y का मान उच्चतम होगा। तो निम्निष्ट और उच्चिष्ट अपन कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे वो चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है,
देखो, फलन का उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए उच्च कोटि के अवकलज का उपयोग किया जाता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु, आप उच्चिष्ट बिंदु की बात कर लो चाहे निम्निष्ट बिंदु की बात कर लो, आप उस फलन का प्रथम अवकलज जो निकालोगे ना, उस प्रथम अवकलज का मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। चाहे उच्चिष्ट बिंदु की बात करो चाहे निम्निष्ट बिंदु की बात करो, उसका प्रथम अवकलज, उस फलन का प्रथम अवकलज, चाहे वो वेग हो चाहे त्वरण हो चाहे बल हो, उसका प्रथम अवकलज हमेशा, उस फलन का प्रथम अवकलज हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो एक बार अवकलन कर लो और बराबर 0 कर दो, आपको उस चर का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट की बात और जोड़ूंगा मैं बाद में। आप चाहे उच्चिष्ट की बात करो चाहे निम्निष्ट की बात करो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए इतना जोर दे रहा हूं मैं। चाहे आप उच्चिष्ट की बात करो चाहे निम्निष्ट की बात करो, उस फलन का प्रथम अवकलन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जैसे आप एक बार अवकलन करके आप उसको बराबर 0 करोगे ना, तो उस चर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन अब निम्निष्ट के लिए आप जा रहे हो या उच्चिष्ट के लिए जा रहे हो, उसके लिए एक शर्त और है। यदि बिंदु ए पर निम्निष्ट, चित्र में मैंने बताया आपको समीपवर्ती ढाल है, तो इसमें दूसरा अवकलज क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन 0। निम्निष्ट के लिए शर्त क्या है, पहली तो मैंने बता दिया प्रथम अवकलज 0 होगा, लेकिन साथ में उसी फलन का एक बार और अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन कर दिया फिर से एक बार अवकलन करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मतलब द्वितीय अवकलज, दूसरा अवकलज इसका क्या होगा, दूसरे अवकलज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। बात समझ में आ गई। तो ऐसी इस सिचुएशन में आपको क्या प्राप्त होगा, निम्निष्ट बिंदु प्राप्त होगा। यदि आप उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं तो उच्चिष्ट में क्या करना है, प्रथम अवकलज तो 0 होगा ही, दूसरा अवकलज क्या होगा, लेस देन 0 होगा। साथ में ध्यान रखना, प्रथम अवकलज चाहे उच्चिष्ट हो चाहे निम्निष्ट हो, प्रथम अवकलज 0 होगा, लेकिन निम्निष्ट के लिए ग्रेटर देन 0, दूसरा अवकलज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और उच्चिष्ट के लिए दूसरा अवकलज क्या होगा, लेस देन 0। इस शर्त के साथ काम करता है उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु। एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, y बराबर 5x² माइनस 2x प्लस 1 में y का न्यूनतम मान आपको बताना है। न्यूनतम मान बताने के लिए आप क्या करो, इसका प्रथम अवकलज कैलकुलेट करो। देखो इसका घात है 2 आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1, x के ऊपर पावर 1 है तो वो तो आगे आ गई, और x की पावर 1 माइनस एक्स, x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसका 10x माइनस 2, ये बचा 10x माइनस 2 करोगे प्लस 1 का अवकलन क्या होगा, 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से इसको बराबर 0 कर दो, जो प्रथम अवकलज निकल के आया ना इसको बराबर 0 कर दो, तो 10x माइनस 2 बराबर 0, तो 2 दूसरे साइड में, 10x नीचे गया तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/5 निकल के आ गई। ये प्रथम अवकलज आपका 0 करते ही x का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसके लिए दूसरा अवकलज निकालो। दूसरा अवकलज क्या है, दूसरा अवकलज एक बार देखो, ये आपका आ गया 10x माइनस 2, ये क्या निकल के आ गया आपका, देखो ये प्रथम अवकलज निकल के आ गया। अच्छे से समझो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। dy अपॉन में dx आपको कैलकुलेट करना है, dx आपको कैलकुलेट करना है। ये क्या निकल के आ गया, 10x माइनस 2, और इसको बराबर 0 करोगे आप तो x का वैल्यू 1/5 आपका निकल के आ रहा है। अब इसका आप फिर से क्या करोगे, फिर से आप इसका क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो 10x माइनस 2 का अवकलन करोगे तो क्या, माइनस 2 का तो अवकलन 0 हो गया, और 10x का अवकलन क्या हो जाएगा, x पावर 1 का आगे आ गया और 1 पावर कम करते 10, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। तो ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, तो ग्रेटर देन 0 कब आता है, जब निम्निष्ट बिंदु की आप बात करते हैं। अतः x बराबर 5, 1/5 पर y का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो y का जो ये फॉर्मेशन है ना, इसमें x का 1/5 मान रख दो, तो वो न्यूनतम मान आपका क्या निकल के आया, 4/5 निकल के आ गया। ये देखो इसका आंसर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, 4/5। इस तरीके से सॉल्व होता है ये। बात समझ में आ गई। चीज़ें बहुत आसान है,
आप जितने आसान तरीके से लेके चलोगे। दूसरा एक और मैं आप लोगों को कह दूं, मैं आपको हर चीज़, हर कंसेप्ट आसान से आसान तरीके से लेके चलूँगा, बताता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आपसे इतना सा है, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा, लाइक या बेल आइकन को क्लिक करने से कुछ नहीं जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो कंटिन्यू क्लासेस में डालता रहूँगा, आपके लिए हेल्पफुल है आगे की। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, लेकिन इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आगे जाके आगे के कंसेप्ट्स जब फिजिक्स के क्लियर होते जाएंगे, आप नीट का पेपर दोगे या बोर्ड एग्जाम का पेपर दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कितने आसान तरीके से कंसेप्ट्स को आप लोगों को मेमोराइज करवा दिया मैंने। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।